थैंक यू सो मच बच्चों। वंस अगेन, जैसे कि आपको पता ही है बेटा, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने क्लास 10 का मैथ्स स्टैंडर्ड वाला फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके ऑलरेडी आपको दे दिया है, जिसका आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट पार्ट वीडियो। अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 19 क्वेश्चन ही हो पाए थे। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें बाकी के सभी क्वेश्चन तकरीबन 31 क्वेश्चन बच जाते हैं। मैं सारे इसमें सॉल्व करने वाला हूं और आशा करता हूं ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आएगी। रीजन शायद यही है कि मैं उसके स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन भी दे रहा हूं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन पर भी मैं फोकस कर रहा हूं। तो अगर जिन्हें जरूरत है वो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे, जिनको आसान लगता है तो वो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप से भी उनको कवर कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इन चीजों को अपना कैश करवा सकते हैं। राइट, टेक द बेनिफिट वट एवर यू थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20th क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर। राइट, चल इस 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। देखो बेटा, यहाँ पर एक जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के वो आपको मालूम ही है, वो 26 लेटर्स हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो टोटल आउटकम आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 26। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपको टोटल आउटकम पता लगाना है, वो आपके मालूम पड़ गए। अब नेक्स्ट और जो मेन फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कैसे निकालें, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला गया है जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो आपको लेना है। जो मैथमेटिक्स वर्ड लेना है, अब इसमें से हम उन लेटर्स को लेंगे जो लेटर रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि रिपीट नहीं करेंगे। बाकी सारे लेटर लेने हैं अल्फाबेटिकली, मगर उसमें से रिपीट जो हो रहे होंगे इसको एक ही बार लिया जाएगा। तो ये चीज का ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने इस मैथमेटिक्स में से क्या किया, एम लिया, ए लिया, टी लिया, एच लिया, ई। अब जब एम की बारी दोबारा आई तो मैंने दोबारा एम नहीं लिखा। इसका आपको ध्यान देना है बेटे। तो इसलिए यहां हमारे आउटकम सब टोटल निकल के क्या आएंगे, 8। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 8, टोटल थी हमें 26। तो बहुत सिंपल बेटे। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तो निकाल लीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 8 अपॉन 26। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 अपॉन 13। सो योर 4A इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड एचसीएफ इज 81। तो यहां क्या उन दोनों नंबर को हम क्या कह सकते हैं, 81 का ही मल्टीपल लगा दें तो वही होगा। जैसे कि 81 का मल्टीपल आप ले लिया, सपोज डबल कर लीजिए, 2 2 1 2 2 8 16 162। अगर आप ये ले लेते हैं तो वो भी इसी का ही मल्टीपल है, तो उसी का एचसीएफ है, तो वो नंबर उसी में से निकल करके आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी 81 अगर दो नंबर का एचसीएफ है तो 81 में कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी उसका नंबर होगा। राइट, इसी तरह से 81 को y से करेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट नंबर हैं तो हम उसको 81x और 81y लेंगे। बस ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए। अब हम शर्त लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ टू नंबर इज 1215, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो क्या है बेटे, 1215 दिया हुआ है। तो हमने इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दिया। इसमें से आप 81 कॉमन ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम ट्राई करते हैं। 81 मैंने यहाँ लिया है, 81 को मैं नीचे ले जाता हूं, तो 81 को जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये 15 से कहीं ना कहीं कट जाएगा। अब 1 1 3 से मल्टीप्लाई 3 से भी करके ट्राई कर सकते हैं 1 बाय 1। तो हमारे पास एक फिगर आ गया है a प्लस बी इक्वल टू 15। अब मुझे बताइए बेटा, जो मैं एक्स वाई, एक्चुअली मैंने यहाँ एक्स और वाई ले लिया था, कोई बात नहीं, आप इसको ए और बी ले सकते हैं, 81A एंड 81B। चलिए, अब हमारा सवाल बन गया कि ए और बी, यानी कि मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, अब मुझे शायद यहाँ आप
कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लेंगे, ए, और यहाँ पे आप लेंगे बी की जगह, वाई की जगह बी। तो 81 ए और 80 ए बी की हमें वैल्यू निकल गई, यानी कि एक ऐसा नंबर लेना है और बी एक ऐसा नंबर लेना है जिनका सम 15 होना चाहिए। और उन दोनों नंबर्स को अगर आप यहां पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, तो वो एक नंबर निकलेगा जिसका एचसीएफ 81 होगा। ठीक है ना। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी दो नंबर्स को सम करने पर 15 आता हो तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है भाई। 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 एंड 14 करेंगे तो आपका देखो 15 आएगा। 2 एंड 13 करेंगे तो आपका 15 आएगा। इसी तरह से अगर आप 3 एंड 12 करेंगे तो 15 आएगा। सारे नंबर कहीं ना कहीं 15 का सम दे रहे हैं, लेकिन इनमें से हमें वो नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो। और को प्राइम क्या होते हैं बेटा, वो नंबर्स जो किसी और से डिविजिबल। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर आपका 3 और 12 है, ये किसी और नंबर से यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो कट सकते हैं, तो इस नंबर को हमें नहीं लेना है। राइट, ये आप सिंपली समझ लें। तो 3 एंड 12 कट जाएगा, 4 और 11 ठीक है, 5 और 10 में फिर देखो 5 कॉमन आ गया है, तो ये नहीं लेना है। 6 9 में फिर देखो 3 कॉमन आ गया है, तो ये नहीं लेना है। तो कुल मिलाकर के ये 4 ही ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। और सवाल में यही पूछा गया है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे। ये कौन कौन से होंगे नहीं पूछा है, इन पूछा गया पेयर बने ना 1 2 3 4, ये कितने हैं, तो आप दिखाई दे रहे हैं बेटे 4 है, इसलिए हमारा आंसर है सी। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया है, थोड़ा सा टिपिकल है ये, आई होप थोड़ा समझ लेंगे इसको आप बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ टू लीनियर। ओके, चलिए ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है। ओके, तो इसके अंदर आपको करना क्या है, एरिया निकालना है बेटा। राइट, तो एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल आना चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कहा भी गया है टू लीनियर इक्वेशंस बाय ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी दो इक्वेशंस है, यानी कि दो लाइन हो गई बेटा। एंड व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। अनदर लाइन एक और दिया हुआ बेटा, x इक्वल टू 0। तो गौर से देखना है बेटे, एक ए बी लाइन जो इस तरह से है, एक सी डी लाइन वो इस तरह से है, और एक और लाइन है और वो है x इक्वल टू 0। ये तीनों से मिलकर के जो ट्राइंगल बनेगा उसका आपने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात है बेटा आपको ध्यान रखनी है, और वो है कि कौन सा ट्राइंगल लेंगे। देखो गौर से देखो बेटे, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मेरे को, ये भी एक ट्राइंगल है। आप कह सकते हैं नहीं सर ये भी तो एक ट्राइंगल है, आप कह सकते हैं नहीं सर ये भी तो एक ट्राइंगल है। तो 1 2 3 ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ एक कंफ्यूजन होगा बच्चों के लिए कि कौन सा ट्राइंगल लिया जाए। तो ये हम जल्दी से समझ लेते हैं, बाकी से मक्खन है बेटे सवाल। तो देखो बेटे, अगर इसने हम ये वाली लाइन अगर लेते हैं नीचे, तो ये एक्स एक्सिस है। राइट, अब मुझे बताइए, मुझे कहा गया है मुझे कौन सी लाइन लेनी है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा बेटा। x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, x के 0 के जगह 5 7 कुछ रैंडमली ले लेता हूं, लेट्स से 6। तो यहाँ y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, y अगर नहीं है, या 0 ले लो, या चलो 0 ही ले लेते हैं, तो y तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो, ना तो ये ऊपर जा रहा है और ये ना नीचे जा रहा है, तो x कहीं यहीं पे ही रुक जाता है। राइट, और अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूं तो ये क्या बनेगा, x 1 2 3 यहां तक आएगा। इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। तो x इक्वल टू 0 की इक्वेशन अगर ग्राफ लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो बेटा अब आप समझे, जब मैं अब कोई यहाँ ये इक्वेशन है, ये एक्चुअली ये हमारी x इक्वल टू 0 पे आएगी इक्वेशन। कैसे, देखो x इक्वल टू 3 है, राइट, x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाता है। राइट, अब क्योंकि ग्राफ तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या बनता ही नहीं है ना। चलिए अब मैं ये ग्राफ लेता हूं, ये एग्जांपल लेट्स से दिस यहां तक का लेता हूं। तो ये क्या है, पूरे एक्सिस हमारी है y एक्सिस, इसके ऊपर आपका ग्राफ।
आ रहा है। हाँ, अगर ये x इक्वल टू समथिंग 4 5 6 होता तो 1 2 3, तो यहां पर ड्रॉ कर, सपोज x इक्वल टू 3 लेता 1 2 3, तो ये ड्रॉ इस तरह से होता, राइट, इस तरह से। और अगर x इक्वल टू 7 या 5 या -4 होता है तो माइनस इधर होगा 1 2 3 4 माइनस, तो मेरे को ग्राफ इस तरह से लेना पड़ता ये। तो अब क्या समझ रहे हैं बेटे, क्योंकि x 0 है, x इक्वल टू 0 है, इसलिए ना इधर जा पा रहा है ना इधर जा रहा है, इसी के ऊपर ये ड्रॉ हो जाता है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को ही हम तीसरी लाइन का इक्वेशन मानेंगे बेटा। तो एक इक्वेशन लाइन ये हो गई है, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इन तीनों से बनने, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो मिलाएंगे वो एक ट्राइंगल बनाएगा। उसी ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, ये ध्यान रखना है बेटे, तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पर, राइट। अब ये ट्राइंगल तो बन गया है बेटे, अब इसका फॉर्मूला इसमें चाहिए हमें बेस और हाइट। तो बेस तो ये हमें नजर आ रहा है बेटे, ये है। अब हाइट के लिए हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, क्लियर बच्चों। अब इसको मेजर करना है, वो तो ग्राफिकली सब दिखाई दे रहा है बेटे। देखो एग्जांपल लिए 1 और 2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2, क्लियर दिख रहा है। अब यहां से ए से लेकर यहां डी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां एक ध्यान देना है बेटे, ये अपनी ग्राफ यहां कंसीडर किया है ना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, तो टोटल आपके पास 6 यूनिट यहां पे बनती है, राइट। इसलिए यहां पर जो बेस है वो 6 हो जाएगा, हाइट जो है वो 2 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर इस तरह से 6 आ जाएगा। ये है आपका आंसर 6, दैट मीन्स दिस इज सी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं बेटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनता है बेटे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को आप क्या करना है बेटे, देखिए tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और आपको निकालना है 10 की पावर 20 अल्फा। अब इसमें अगर हम अल्फा की ही वैल्यू निकाल दें, तो इसमें अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा एंगल निकाल दें, तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू यानी एंगल कैसे निकाला जाए बेटे, तो इसी सिचुएशन को यहाँ पर देखते हैं बेटे। एक तरीका तो सिंप्लीफिकेशन से भी हो सकता है। हम एक जनरल अगर आइडिया लगाएं तो कैसा है, देखो बेटे ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या कहती है कि इन दोनों की वैल्यू 2 आनी चाहिए, है? उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 कर दूं और ये भी 1 कर दूं तो 2 आ जाएगा ना, राइट। तो अगर ये ऐसा है तो tan अल्फा आपको 1 कब देगा, 45 पर, वहीं पे मिलता है ना। तो कॉट अल्फा उसका उल्टा होता है बेटे 1/10, तो दैट मींस वो भी 45 पर 1 होता है। तो दोनों 45 एंगल पर ये 2 वैल्यू दे सकता है। तो हम कह सकते हैं बेटे, डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू 1 और कॉट अल्फा 1 के लिए हमारे अल्फा यहाँ पर 45 निकलता है। अगर अल्फा 45 हमारा निकल गया है तो बेटा अब ये वैल्यू आपने यहाँ पर रिप्लेस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये आप इसकी जगह tan अल्फा की जगह आप 45 रख देंगे, उसका होल स्क्वायर 20 हो जाएगा, और 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का 20 पावर और 1 का 20 पावर दोनों करेंगे तो 1 1 आंसर आएगा, एंड योर आंसर विल बी 2। चलिए ये आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। 24 क्वेश्चन, इसमें कहा गया इफ 217x प्लस 13 और दो इक्वेशन दी गई बेटे। ओके ओके ओके, हाँ यहाँ एक ट्विस्ट है बेटे, इंटरेस्टिंग है कि जब दो इक्वेशन इस तरह से दी जाए, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं, यहाँ पर एक कुछ भी इक्वेशन लेते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं। यहां तक गौर से आपको डिफरेंस देखो, ये इस वाली इक्वेशन को आप देखो बेटे, इसका जो कोफिशिएंट है वो यहां पर है, x का कोफिशिएंट इसके y के साथ है, और y का कोफिशिएंट देखो बेटा कहां पर है, x के साथ है। तो ये कुछ पैटर्न बन रहा है बेटे। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है बेटे। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो इस तरह से क्या होगा, ये x और y में से कॉमन नंबर आ जाएगा, दोनों में से उसको सॉल्व कर लेंगे
तो उससे एक x प्लस वाई भी निकल सकता है। यानी कि x प्लस वाई निकालने का एक तरीका इस तरह से होगा कि x और y दोनों सेम आ जाएंगे कोफिशिएंट्स, राइट। कैसे? बाय एडिंग। चलिए अब इनको ऐड करके भी देख लेते हैं भाई। चलिए ऐड करने के बाद देखिए क्लियरली आप इसको ऐड करेंगे 7 1 8, 3 और 1 4 एंड 2 और 1 3, तो ये आ गया। अब इसी तरह से इसको भी ऐड करेंगे आप 1 और 7 8 3 1 4 2 1 3, तो सेम नंबर आ रहे हैं। यही मैंने बोला था एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके रिवर्स हो रहे हैं जस्ट कोफिशिएंट, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो एक पैटर्न निकल करके आता है, तो उस पैटर्न को भी अगर ध्यान रखें तो बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें से मैंने 348 कॉमन ले लिया है, तो ये चला जाएगा इसके नीचे, और जो इसके नीचे जाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, यही हमसे पूछा गया था एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, हालांकि कट सकता है अगर यहाँ पर ऑप्शन है तो ठीक है, कई बार हो सकता है वो रैशनल नंबर में भी आ जाए, आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो मेन जो बात है वो ये समझना है कि दो इक्वेशंस में अगर उनके कोफिशिएंट एक्स और वाई के एक दूसरे से रिवर्स मिलते हो, उस सिचुएशन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, राइट। ये इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, इसे काटने के बाद जो आएगी 5 वैल्यू, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज 221। अरे भाई किसी दो नंबर है पी और क्यू, अब उसका एलसीएम है 21, तो इसका मतलब ये अगर आप प्राइम नंबर लेंगे तो प्राइम नंबर इसका 2 एंड 221 का आप एलसीएम फैक्टराइज करेंगे, करके देखे जरा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स लेने हैं बेटा। तो ये 3 2 2 4 एंड 1 5, तो 3 से भी नहीं जाने वाला, 7 11 11 1 जा 11 11 1 जा 11 2 जा नहीं 13 से जाएगा बेटा, 13 1 जा 13 13 1 जा 13 7 जा, हाँ राइट। तो ये फैक्टर्स बनने वाले हैं। तो चलिए अब ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे 221 के, ये ले लेते हैं, राइट। 221 के, अब ये ही हमारा एक पी हो जाएगा, इनमें से एक क्यू हो जाएगा, बस इतना ही था, राइट। अब करना क्या है कि इसमें बोला है कि पी और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पी कौन सा ले, क्यू कौन सा ले। इसके लिए आपको बोला गया कि पी इज ग्रेटर, तो दैट मीन्स 17 इज योर पी। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है 3p माइनस क्यू की वैल्यू। तो आपने p और ये वैल्यू पुट कर दी, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 38। ये भी आसान था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड है इसके अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत वैरायटी बनती है, और मैं सभी हल्का सा बोल देता हूँ, जैसे किंग है, फेस की कार्ड्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है, फेस कार्ड कितने होते हैं, सूट के है, डायमंड के है, सब कुछ इसमें वैरायटी बहुत है, वो आपको अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है बेटा। रेड कलर्स, ब्लैक कलर्स, डायमंड, डायमंड किंग, ये बहुत सी वैरायटी बनती है, कुछ भी आ सकता है, तो वो आप देख ले तो उससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ सवाल फिलहाल ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की, ना तो किंग हो ना ही वो क्वीन हो। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई हम तो उसके ऊपर लिख देते हैं, और टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो नीचे लिख देते हैं। और यहाँ टोटल आउटकम्स क्या है, क्योंकि कार्ड्स 52 होते हैं, तो वो ऑफ कोर्स 52 ही होंगे टोटल आउटकम्स, राइट। अब हमसे पूछा गया फेवरेट आउटकम कैसे निकालें, तो फेवरेट के फिर दोबारा मैं समझाता हूं, नाइदर किंग नॉर क्वीन, यानी ना तो वो किंग होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए। तो किंग उस 52 कार्ड में से सारे किंग निकाल करके फेंक दो, राइट। 4 ही किंग होंगे ना, चारों किंग निकाल दिए मैंने। अब क्वीन कितनी होती है, वो भी 4 होती हैं, उसको भी मैंने निकाल के फेंक दिया। 52 में से मैंने 8 कार्ड निकाल के फेंक दिए हैं। अब मेरे पास बचे कितने बेटा, ऑफ कोर्स 52 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यस 44। ये हमारा आउटकम्स हो गया फेवरेबल। अब इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल से। टोटल आपको पता है बेटा कितना होता है 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉरी मैं लिख देता हूँ 44 अपॉन 52, यानी कि कटने के बाद बटेगा 2 2 जा 2 1 जा 11 अपॉन 3 जा, यस ये आंसर आ जाएगा बेटा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन के अंदर बेटे ये 2 डाइस का खेल है।
जब दो डाइस का को फेंका जाता है या इस तरह से नीचे डाला जाता है तो उसमें रिजल्ट कैसे कैसे आते हैं। तो देखो आप डाइस मैंने यहाँ पे दिखाई है इसी वजह से कि आपको पता चल जाए इसमें 1 नंबर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 डिजिट आ सकते, 6 नंबर आ सकते हैं। उसी टाइम पे दूसरे डाइस में क्या होगा भाई, उसमें भी कुछ नंबर, दोनों को एक साथ फेंकना है। तो पहले में क्या आएगा, तो मैं आपको यहाँ चार्ट दिखा रहा हूँ बेटा, राइट। तो पहले में क्या हो जाएगा, 1 आएगा और दूसरे में सपोज 1 आ गया, ये आ गया। अब पहले में 1 ही रहने देते हैं, दूसरे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहले में 1 ही रहने देते हैं, अब दूसरे में फिर बदल जाए, 3 आ जाए। इस तरह से दूसरे वाले में बदलता रहेगा। तो 6 तक ही तो आएंगे ना। अब पहले वाले में आपने 2 लिख देना है, अब दूसरे में फिर बदलते रहना है बार बार, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये आउटकम्स आपके निकल करके आते हैं टोटल, और ये टोटल बनते हैं बेटा 36। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं आपको। तो फेवरेबल आउटकम्स को समझना है बेटे। क्या बोला गया है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है उनमें 5 एक आना ही चाहिए। यानी कि मैं पहली डाई लूं तो उसमें 5 फिक्स हो जाए और बाकी सब बदलते रहे दूसरी डाई के नंबर। तो वो कौन से होंगे बेटे, इसमें तो 5 फिक्स कर देता हूं। सपोज मैंने यहाँ 5 फिक्स कर दिया, ये हो गया, ये देखो 5 फिक्स है, ये 5 फिक्स है, ये 5 सब फिक्स है। अब यहाँ ये बदलते जा रहे हैं, 1 और 2 बदल रहा है बेटे, ये 3 बदल रहा है, ये 4 बदल रहा है, ये इस तरह से। समझ में आ गया बेटा। तो एक रिजल्ट में हमारे सामने निकल करके आता है कुछ इस तरह से, 5 के साथ फिक्स है, ये 1 और 2 और 3 ये बदलते जा रहे हैं। इसी तरह से अब मैं दूसरे में 5 फिक्स कर देता हूं, जैसे ये 5 देखो यहाँ पर 5 ये फिक्स है, यहाँ पर दूसरे डाइस के अंदर 5 फिक्स है, राइट। लेकिन अब पहली डाई के अंदर 1 बदल रहे हैं, 2 3 आ रहा है फिर दूसरे में। इस तरह से टोटल आउटकम्स ये आपके फेवरेबल में बनने वाले 6 + 6 यानी कि 12। बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, 12 अपॉन टोटल है 36। तो 12 अपॉन 36 कितना होगा, उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। तो आंसर इज 1/3। ऑप्शन क्या है, 12 अपॉन, ओके उसने सिंप्लीफाई नहीं किया है, 12/36 लिख दिया है, तो हम भी वही लिख देते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा ये दिया हुआ है। इसमें कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और जो कॉट अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है ऑप्शन के हिसाब से देखें बेटा, यहाँ पर 2 वैल्यू निकल रही है। दैट मीन्स यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी जो वही 2 वैल्यू दे सकता है। इसका मतलब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, इस इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है कि इसमें 2 वैल्यूज मिले। दैट मीन्स यहाँ कुछ इस तरह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आनी चाहिए, उसमें से कॉमन लिया जाएगा, 2 फैक्टर बनेंगे, वहां से ही 2 वैल्यू निकलेगी। तो ये एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ही ये सॉल्व हो पाता है जल्दी से, अदरवाइज इसमें टाइम लग जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। 1 + sin² अल्फा = ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन बनाने के लिए इसको पूरा 1 को हटाते हैं यहाँ से। तो 1 का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, sin² + cos² थीटा, राइट, यही फार्मूला है। तो = 1 होता है, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, sin² अल्फा + cos² अल्फा = बाकी मैंने एज इट इज रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, अब मैं 3 sin अल्फा cos अल्फा को लेफ्ट में ले आता हूं, -3 sin अल्फा। अब यहां पर क्या है, इसमें से कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी भी इक्वेशंस में। तो मैं यहां पर एक ट्रिक लगाना चाहता हूं, वो ये कि 3 sin अल्फा cos अल्फा को ब्रेक कर दिया जाए 2 पार्ट्स में। उससे ये 1 और 2 3 टर्म यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। लेट मी शो है, फर्स्ट ये और सेकंड ये और तीसरा थर्ड। अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं यहां पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देखिए बाकी ये एज इट इज, इस 3 sin अल्फा cos अल्फा को मैंने -2 sin अल्फा और -sin अल्फा cos अल्फा रख दिया है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। बाकी को मैंने नहीं छेड़ा है, सिर्फ थोड़ा cos² को पीछे लिख लिया है, इतना ही किया है बेटा। अब मेरे को यहां से कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, तो यहां से भी हमारा cos अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो चलिए पहले यहां से sin अल्फा कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलने वाला है हमें,
साइन अल्फा यहां से लिया हमने, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा बेटा। यहाँ पर साइन अल्फा कॉमन लिया तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहां से कॉस कॉस यानी कॉस अल्फा कॉमन, तो कॉस अल्फा लिया माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली बेटा ये कॉस अल्फा गया तो साइन यहाँ पर आ गया और यहाँ से कॉस अल्फा रह गया। अब ये और ये देखो बेटा दोनों सेम है, तो आप इनको फिर दोबारा कॉमन ले सकते हो। अब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को कॉमन ले लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ले लिया मैंने, तो 2 साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा ये आपका रह जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा दो फैक्टर बन के आ गए हैं। यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर कॉट अल्फा के यहाँ पे 2 वैल्यूज निकली, दैट मीन्स यहाँ 2 फैक्टर बनने चाहिए। तो एक बार इसको 0 रख दीजिए, एक बार दूसरे को 0 रख दीजिए। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको 0 रख लिया मैंने, यहाँ पे 0। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें कॉट अल्फा चाहिए, देखो यहाँ पे कॉट अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो मुझे इसे कॉट अल्फा में बदलना है। कैसे बदला जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, राइट, और इसको इधर ले जाने पे क्या मिल रहा है हमें, देखो साइन यहाँ पे चला गया तो क्या मिलेगा, कॉट, राइट, तो यहाँ पे रह गया 1। ये अगर साइन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे रह गया हमारा 1, राइट, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये आ गया 1, राइट। यहाँ पे देखें बेटा, और उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन को नीचे ले जाता हूं मैं, साइन को नीचे रह गया तो 2 यहाँ पे रह जाता है। अब ये वैल्यू क्या बन जाती है, कॉट, कॉट अल्फा, तो ये हमारा कॉट अल्फा बन गया और ये भी हमारा कॉट अल्फा बन गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहां से देखें, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं, ये है कॉट अल्फा, राइट। अच्छा, तो कॉट अल्फा कितना निकल करके आ गया, 2, और यहां से कितना निकला है बेटे, 1। ये 1 और 2 कौन सी वैल्यू, सी में ही ऑप्शन बनता है, राइट। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे 29, द वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम इन ऑर्डर दिस ए बी सी एंड डी, यानी कि किसके वर्टिस, पैराग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं और इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, एक यहाँ पे डेफिनेशन यूज करनी है। पैलोग्राम है तो पैलोग्राम की तो देखो बहुत सारी डेफिनेशंस बनती हैं, अगर आपको मालूम हो तो, जैसे कि साइन अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। लेकिन पैलोग्राम भी जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर भी हो। एक जो स्पेशल बनती है ज्यादातर इस क्वेश्चंस में लगाई जाती है, वो ये स्पेशल है कि अगर एक रेक्टेंगल है तो बेटे उसके डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन एक स्पेशलिटी क्या बन जाती है बाइसेक्ट करने की वजह से, कि ये इसका, जैसे मैं फिगर में ही दिखाता हूं आपको, वो ज्यादा आपको सही लगेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने डायगोनल्स बनाया, तो यहाँ पर फिगर आपको दिखाई क्या दे रहा है बेटा, कि जो डायगोनल्स हैं दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जो डायगोनल्स है, ए और सी जो डायगोनल है, ये वाला ले लेते हैं चलिए। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट ओ है, तो बी डी डायगोनल का भी मिड पॉइंट ओ ही है। यानी कि ऐसे में चाहे स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो पैलोग्राम है या फिर रोम्बस है, इन चारों में एक विशेषता है कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं उनके मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट कॉमन होते हैं, सेम होते हैं। बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा, बस आगे क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है बेटा। अब मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, पहले मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, एसी का और बीडी का। अच्छा, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं तो दोनों के x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर लेंगे और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर लेंगे। मिड पॉइंट निकालने का ये, यानी कि x को x से प्लस कर देना, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर AC का निकालता हूं तो देखो x ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा x ये, तो 1 प्लस x यहाँ पर आ जाएगा बेटा, देखिए मैंने आपको डाल दिया यहाँ पर x प्लस 1 एंड अपॉन 2, राइट, इक्वल टू, अब ये क्या है बेटे, इस वाले का जो x1 है, यानी कि AD जो डायगोनल्स है, इसके x के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या होगा, इनके x1 और प्लस का सम का हाफ, राइट। इसी तरह से जो BD डायगोनल है उसका भी x का ही कोऑर्डिनेट लेने हैं, यानी कि 4 और 3, तो मैंने 4 और 3 अब प्लस कर दिया, उसको हाफ कर दिया, क्योंकि तो मिड पॉइंट है। बिल्कुल सेम केस मैंने y के लिए भी लिया। अब मैं AD का AC का निकालता हूं, A के y कोऑर्डिनेट्स कौन से, 2 and 6, तो 2 प्लस 6 लिखूंगा और प्लस अपॉन में 2 लिख दूंगा मिड पॉइंट के लिए, क्योंकि AC के y एक्सिस के लिए था, ये y कोऑर्डिनेट के लिए। अब मैं BD के y कोऑर्डिनेट्स में बात करता हूं, y इसका y है B का, और D का जो y कोऑर्डिनेट है वो
5 है, तो y प्लस 5/2 हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारा 7 हो गया, 1 हो गया, इसको वहां ले जाओ तो -1, 6 आंसर आ गया, राइट। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्व करना तो आ ही गया होगा आपको, राइट। तो मेन आपको ये समझना है बच्चों कि ट्रेपेजियम के अलावा जैसे रोम्बस है एंड रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैराग्राफ, इनमें मेन पॉइंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल ईच अदर, ये बिल्कुल चारों में कॉमन है, और चारों में ये एक चीज कॉमन है, और वो है इनके मिड पॉइंट्स कॉमन होते हैं डायगोनल्स के। इसको याद रखना, कई बार इस सवाल में आ सकता है और आने की बहुत चांस है ये मिड पॉइंट वाले को लेकर के, राइट। चारों में होता है, राइट, ध्यान रखना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ जिसमें एक एंगल दिया ACB, दैट मींस ACB, लेट्स चेक इट आउट, व्हिच वन इज दिस, 1 मिनट, राइट। AC, this angle is given, this angle is equal to this angle ADC, ये दो एंगल इक्वल दिए हुए बेटे, राइट। और बाकी साइड दिए AC एंड AD, ये दो साइड भी दी हुई है। हमें निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर BD, दैट मीन्स ये आपको निकालना है BD। अब देखो बेटा, साइड निकालनी हो या एंगल निकालना हो, तो हमारे पास सबसे जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, सिमिलरिटी थ्योरम, यानी कि दो ट्रायंगल्स निकाल लो, उन्हें सिमिलर देख लो, अगर वो सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेना है, बस सिंपल, ये चीज हमेशा याद रखनी है बेटे। तो यहाँ दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, क्योंकि जो एंगल्स इक्वल दे रहा है, ये हिंट है बेटा, देखो ये एंगल इक्वल दे रहा है तो एक ट्रायंगल तो ये होना चाहिए, दैट मीन्स ACB होना चाहिए। एक एंगल ये दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए, ये दैट्स ये, एक ये ट्रायंगल और एक ये पूरा बिग ट्रायंगल लाइक दिस ABC वाला। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम चेक कर देते हैं, उसकी सिमिलरिटी थ्योरम लगा देते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं सिमिलर है भी या नहीं, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, दो ट्रायंगल मैंने ABC लिए और ACD ली, राइट। अब देखो इन दोनों के अंदर एक ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ इक्वल है, देखो ACB वाला, यानी कि ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन है, और ये गौर से देखो बेटा, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, और ये A जो एंगल है, ये वाला एंगल A, ये दोनों में कॉमन है, राइट। इस वाले ट्रायंगल को अगर लेते हैं हम, ये वाला सिर्फ ADC, तो ये A एंगल कॉमन आ गया, और जो बड़ा वाला एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं सॉरी, ACB, तो इसमें फिर A एंगल कॉमन आ जाता है, दैट मीन्स दिस A एंगल इज कॉमन टू बोथ द एंगल्स। दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं दो एंगल अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डबल A हम जानते हैं वो सिमिलर होंगे। दो ट्रायंगल्स यहां पर सिमिलर हो गए, बस। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशो यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, जैसे इस ऑर्डर में मैंने लिखा है AB और AC, इन दोनों को रेशो में ले लेते हैं भाई, AB अपॉन AC, और दूसरा हो जाएगा BC अपॉन CD। इसी तरह से A से ले C और A से लेकर D, ये तीनों इक्वल हो गए। अब इसमें आपको ये दोनों चीज दी गई है, देखो AC 8 दिया है, ये इतना दिया हुआ है, BD हमें निकालना है, तो अब उसको चाहे तो एक्स सपोज करके भी हम कर सकते हैं। तो यहां मैंने सपोज कर लिया है, जैसे AB कितना है बेटा, देखो A है यहां से लेके यहां तक, तो मैं इसको A मान लेता हूं, लेट से A, तो यहां से 3 है तो ये 3 + A हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 3 + A लिख दिया AB को। और AC क्या है बेटा, AC आपको 8 दिया हुआ है, और आपको AC अपॉन AD वो भी आप दिया हुआ AC और AD, यानी 8/3। इसको सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ गया बेटे 55/3। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा 31। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस जॉइनिंग दिस, अच्छा उनसे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अच्छा बेटा इसके अंदर क्या है, एक अब फिगर आपको बना के दिखाता हूं। एक ये लाइन आपको दी गई है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये A और B। ये A है, राइट, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो चीज बोली गई है बेटा यहाँ पर, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। एक अनदर लाइन क्या करती है, उस AB को कहीं क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब बीच में से जाएगी, तो ये कोई O पॉइंट हो जाएगा लेट्स से, राइट। तो ये बीच में से ही जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट बोला गया है। और दूसरी चीज है परपेंडिकुलर बोला है, तो दैट मींस ये 90 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन इसने बोली है, इसको माइंड में रखना है।
अब आपसे कहता है कि अगर सपोज ये कोई पॉइंट अगर है, यहां पर P पॉइंट है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, इसके कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना, ए हमें यहाँ पे ये दिया हुआ, बी हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट। ये लिख सकते हैं -2, अभी नीचे आ जाएगा एनीवे, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं, पी के हमें कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, वो मैं एक्स वाई सपोज कर लेता हूं, राइट। अब हम क्या जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और यहां से डिस्टेंस और ये दोनों इक्वल हैं, तो बेटे ये वाला डिस्टेंस भी इसके इक्वल होगा। ये हमें बाय ट्रिक आपको समझना, ट्रिक समझिए या आप लॉजिकली समझिए, वो आपको समझ सपोज करना है बेटा, यहां पर समझना है। अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती हुई, किसी लाइन को बाइसेक्ट करती हुई जाती है और परपेंडिकुलर है, तो उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस और बी से भी इसी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब हमें पता चल गया एपी का डिस्टेंस पीबी के बराबर होगा, तो मैं क्या करता हूं, एपी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, हमें मालूम है x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला दोनों का लगा देना है बेटा, एपी स्क्वायर यानी कि ये वाला का डिस्टेंस का फार्मूला यहां पे लगा दिया मैंने। अब P और B के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला मैंने यहां पे लगा दिया है बेटा, राइट। क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ x माइनस 4 होगा, तो x से x माइनस होगा, फिर y से y, इसका y माइनस होगा, यानी x माइनस 4 एंड y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह से बेटा y2 को ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि x1 एंड x2 एंड y1 y2 इस तरह से ले लेंगे। इसी तरह से इसका रेशो इन दोनों से ले लेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस जो है क्या आएगा बेटे, ये तो हो गया हमारा पहले वाले का लेंथ, यानी कि ये AP, राइट, AP आ गया आपका ये। इसी तरह से अब P भी निकालेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आता है, दोनों तो स्क्वायर करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर x+2 आ गया, यहां से देख करके x+2 और y-3, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ये था x स्क्वायर कर दिया, 4 का 16 हो गया, 2 4 8x। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा बहुत जल्दी से, और इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स और एक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये एक्स है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इधर जाकर के माइनस का जाएगा, या ये इधर प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। इसी तरह से बेटे 16 और ये 9 और ये 4 सिंप्लीफाई करेंगे 25 के साथ, तो 28 आएगा, और y के साथ 4y आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आकर के तैयार हो गई। तो ये आपकी इक्वेशन थी, और यही ऑप्शन आपको यहाँ जो मैच करता है उसे देख लीजिए। कई बार यहाँ पर कॉमन भी आ सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे काटा दिखाया नहीं आपको, 3 और 4 से करेंगे, देख 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, ऐसा आ गया। हो सकता है एज इट इज ऐसा भी आ जाता, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 32 in the given figure. Okay, what is the figure? Oh yes, cot y and ratio cot x. अच्छा, इनका रेशो निकालना है, बहुत आसान है बेटा। देखो cot y कहां पर है, ये रहा, ये पूरा y है, इट मीन हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ACB, और ये 90 डिग्री है। तो बेटा हम जानते हैं जो tan का फॉर्मूला होता है, tan क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो cot y इज जस्ट अपोजिट इनवर्स ऑफ tan। तो cot y के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वही ले लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। तो दो ट्रायंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल ACB क्यों लिया, क्योंकि cot y बोला है, cot y का मतलब ये वाला एंगल लेना है, तो मुझे पूरा ट्रायंगल ACB लेना पड़ेगा। अब मुझे x लेना है, यानी कि x का मतलब वो यहां से यहां तक है, सिर्फ इतना ही है, तो मुझे यही ट्रायंगल लेना पड़ेगा AC और D, इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल लिए हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो आपको निकालना था रेशो, वो मैंने लिख देता हूं बेटे। जब मैं पूरा बड़ा ट्रायंगल लेता हूं, तो cot y में बेस कौन सा हो जाएगा भाई, बेस ये हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, राइट। तो cot y का फॉर्मूला क्या बनता है, cot y इज AC अपॉन, क्यों बेस अपॉन आएगा, परपेंडिकुलर tan होता तो बेटा tan का ये उल्टा होता है, राइट, इसे ध्यान रखना है, tan का उल्टा होता है cot, इसलिए tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों वैल्यू हो गई है। अब इन दोनों का रेशो कर देंगे बेटे, बहुत आसान है, दोनों को मैं रेशो में कर दिया, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा बच्चे, राइट। तो ऊपर आपका आ जाएगा CD, तो CD अपॉन BC इज योर आंसर। और CD और BC कुछ शायद दिया है क्या, व्हाट इज आस्किंग,
डी इज अ मिड पॉइंट, यस यस बच्चों, यहाँ पे डी मिड पॉइंट दिया गया है। तो अब आप डी मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सी डी इज इक्वल टू डी बी हो गया। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दो या बीसी की वैल्यू पुट कर दो, किसी की भी एक की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने यहाँ सी डी बीसी की जगह, बीसी क्या है बेटा, बीसी तो पूरा बड़ा है, यानी कि सी डी का डबल होगा, और डीबी का भी डबल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बीसी को क्या लिख दिया, सी डी का डबल। या आप सी डी को बदल सकते हैं, सी डी क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ। ऐसे भी करना चाहो पॉसिबल है। तो सी डी बीसी की जगह मैंने डबल सी डी कर दिया है। अब ये सी डी से सी डी कैंसिल एंड हाफ योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल। ओके, 1/13 बोला गया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। कोई भी आपको एक रैशनल नंबर दे दिया जाता है और आपसे ये कहा जाएगा कि किससे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये कैसा बन जाए बेटे, टर्मिनेटेड फॉर्म में आ जाए। तो टर्मिनेटेड फॉर्म कैसे होते हैं, शांत वाले दशमलव, वो कैसे आएंगे बेटा, जब नीचे क्या होना चाहिए, जिसके डिनोमिनेटर 2 और 5 होने चाहिए, राइट। या तो 2 हो जाए या 5 हो जाए या दोनों हो जाए, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 3, 7 एटसेट्रा वो नहीं आने चाहिए, राइट। अब ये नंबर है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, नीचे 2, 5 लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए उसका रूल है, उसी से मल्टीप्लाई करो। यही तो पूछ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करना। तो आप पहला तो सवाल कर दोगे भाई, मैं 2/2 इंटू 5 यानी कि 2 5 या 10 से कर सकता हूँ, राइट। अब 2 और 5 से करूंगा तो 10 आएगा। लेकिन यहां पर आपसे एक और बात कही गई है बेटा कि 2 डेसिमल प्लेस, 2 दशमलव प्रसार तक निकालना, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आनी चाहिए। तो उसके लिए 2 ही जीरो होनी चाहिए बेटे। अगर ये कहता 3 डेसिमल तो आपको 1000 से डिवाइड करना था। अगर मतलब 1/1000 से, यहाँ पे 1000 आ जाएगा एनीवे, राइट। अब मैं और एक चीज आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे ये एग्जांपल, अगर ये 1 डिजिट कहता तो यहाँ पे 10 आ जाता। क्लियर। एक चीज और करनी है, क्योंकि हमें इस 13 को यहां से हटाना है। ये रूल है बेटा, अगर उसे टर्मिनेट होना है तो नीचे डिनोमिनेटर केवल और केवल 2 5 में से ही होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 13 भी आ रहा है तो इसे हटाना जरूरी है। आपने 100 तो कर दिया है बेटे, 13 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो कटेगा, वो भी कहा ऊपर। तो अभी 13 से 13 कट जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटे, 1/100। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.01। तो ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। बस यही वो चाह रहा था आपसे आंसर, राइट। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक, 1 डेसिमल प्लेस तक कुछ भी पूछ सकता था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे फिर 1000 आ जाएगा, उस तरफ से जीरो बढ़ती चली जाएंगी। और ये फॉर्म फ्रैक्शंस में पूछ सकता है, तो बहुत वैरायटी तो बन सकती है। पर अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, sides AB, BE of a right angle triangle. Okay, on the right angle triangle at B, length 16 and 18 centimeter respectively. The length of the side largest square FDGB. Okay. ये आपको ट्रायंगल दिया गया है, राइट। और इसके अंदर यहां बोला गया ये 90 डिग्री है, और यहां पर एक इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा स्क्वायर बनाया गया है जो इनके साइड्स को टच करता है, वहीं तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि इतना छोटा बना दो पहुंच ही नहीं पा रहा यहां तक, ये नहीं चलेगा बेटे, ठीक है। चलिए अब करना क्या है कि आपको ये साइड दी गई है यहाँ की 16 और यहाँ नीचे इसकी दी गई है, राइट। अब ये दोनों साइड्स तो आपको दी गई हैं और आपको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। यस, स्क्वायर की लेंथ आपको निकालनी है बेटे। तो चलिए पहले हम इन दोनों में से क्या करते हैं बेटा, देखो दो में एक मुझे बताओ, इसमें एक आपको क्या नजर आ रहा है, BAE एंगल लेते हैं, BAE, वेयर इज BAE यानी कि दिस वन। दूसरा FAD, तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने का मतलब एक ट्रायंगल आपने ये लेना है, राइट। ऐसा क्यों, अब देखो बेटा मैंने अभी पहले बताया था, जब हम दो ट्रायंगल हमें कहीं ना कहीं से दिखने चाहिए। जैसे एक मैंने स्मॉल ट्रायंगल ये कर दिया है, एक इसी के साथ बिग ले लेंगे, तो जब एक एंगल कॉमन हो जाएगा उसके अंदर, राइट। अब दो ट्रायंगल आपको मिल गए वहां पर, जब दो ट्रायंगल मिल जाते हैं तो हमें उसे सिमिलर प्रूव करना है।
और जब सिमिलर प्रूव करेंगे तो उसके बाद उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हर बार आपको सिमिलरिटी के ऊपर वो फोकस कर रहा है, सिमिलरिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो आपको माइंड में यही क्लिक करना चाहिए कि हमें कहां दो ट्रायंगल है, उन्हें ढूंढे और उन्हें सिमिलर प्रूव करें, उनका रेशियो ले लें साइड्स का। तो बस यही मैंने यहाँ पे किया, एक छोटा ट्रायंगल ये ले लिया ए एफ डी और एक बड़ा ले लिया ए बी ई। इन दोनों को सिमिलर कौन सा है बेटा, ये एंगल देखो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया है तो मतलब इस वाले का ये भी 90 होगा, क्योंकि ये थी प्रोड्यूसिंग लाइन है, इसी लाइन से तो आगे जा रहा है, तो ये भी 90 होगा, इसका मतलब दोनों में एक 90 भी आ गए। अब ये दोनों प्रॉपर्टी क्या लग गई बेटे, डबल ए प्रॉपर्टी। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और जब सिमिलर हो गए तो क्या करना है बेटा, उनकी साइड का रेशो ले लेना है। चलिए अब ले लेते हैं भाई ए बी और बी ई, एंड अब इस तरह से अब इनकी, अच्छा हमें वैल्यू भी निकालनी है, तो थोड़ा सा दिक्कत यह है क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा है, तो मैंने आपको बताया है बेटे जब ट्रायंगल का रेशो लेते हैं तो आप गौर से देखना बेटे, अब देखा जाएगा तो ए बी अपॉन यही आएगा, ए एफ ही आएगा, इसी ऑर्डर में लेना है, राइट। और इसके बाद ए बी के अपॉन में मैंने ए एफ लिख दिया, इसी तरह से बेटे बी ई लेंगे तो यहाँ पर एफ डी आएगा, तो मैंने एफ डी लिख दिया है। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, यहाँ पर देखो ए एफ आपको दिया और ए बी आपको दिया 16, तो मैंने 16 लिख दिया, ए एफ होगा ये आपको कितना, इसको सपोज कर लो आप लेट्स से क्या ए एफ कहां निकालना है, ए और एफ, तो इसको आप चाहे ए सपोज कर लो, ये निकालना है हमें, राइट। इसको ए कर लेंगे, टोटल 16 है, तो 16 में ए माइनस करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब 16 माइनस ए आ गया, और राइट साइड में आपका बीई ये भी दिया हुआ 8, और आपका एफ डी हमने ये दोनों स्क्वायर है तो इसलिए वो ए ही होगा, तो यहाँ पे ए ले लिया बेटे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे, चाहे तो इसको यहीं पे काट दो 8 2 जा करके, जैसा आपको ठीक लगे इसे सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट द आंसर, द वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू समवेयर 16/3। तो वेयर इज 16/3? यस, बी इज योर आंसर। ओके बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपको कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं आर और एस, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं और उनके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, लेकिन वो मिड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब वो कोई k:1, यहाँ पर एक रेशो होगा, यहाँ पर k और यहाँ पर 1 अलग अलग होंगे दोनों। जब भी रेशो नहीं दिए जाते हैं तो नॉर्मली हम k और 1 ही सपोज करते हैं, k की जगह कोई और भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, राइट। दोनों हम k और p नहीं ले सकते, राइट। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हम इस कोऑर्डिनेट्स की एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं, x एंड y है, उसकी उसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो चलिए हम जानते ही है बेटा, यहां पर सबसे पहली चीज कि जब भी कोई एक लाइन के दो पॉइंट्स आपको दिए हैं और उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट अगर आपको है उसको निकालना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y के भी हो जाएगी कोऑर्डिनेट, सिंपली फार्मूला हम जानते हैं बेटा। अब यहां पर हम r यानी कि x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, और रेशो जो यहाँ पे लेंगे वो k और 1 हो जाएगा। m1 की जगह आप k ले लेंगे, m2 की जगह 1 ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, यहाँ रखना बहुत ही आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। चलिए इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा किसके अंदर, देखिए बेटा यहाँ पर हमें गौर से देखें, ये जो x कोऑर्डिनेट निकला है यहाँ पर k की फॉर्म में निकला है, इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ पर k की फॉर्म में निकले हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जो इक्वेशन ऑलरेडी एक लाइन और दी गई है उसमें इसमें डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा बेटा, क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। अब लाई करता है तो दैट मींस इट डेफिनेटली विल सेटिस्फाई द given equation. That's why we have to put the value of this x and y in this line. ठीक है बेटा, इस लाइन के अंदर x की जगह ये भर दिया जाएगा और y की जगह ये, तो ये आप इसमें डाल देंगे। तो मैं वही करने जा रहा हूं बेटा यहाँ पर। तो k की जगह मैंने 9k - 1 यहां से ले लिया पूरा ये,
राइट, और y की जगह यानी कि ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली अदो केस टू इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या टू को उधर लाके, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से दिस इनटू दिस और जो भी कन्वीनियंट लगे। क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देना आप। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो मैं हल्का सा हिंट यहाँ पे दे देता हूँ। लेट्स से ये जो आपका k प्लस 1 है, राइट, k प्लस 1 ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, और आप इसको 9k, राइट, एंड 9k माइनस 1 और ऊपर एज इट इज इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करना तो है ही, k से आप k सॉल्व कर देंगे, राइट, और ये भी k आपके पास है तो ये 3k आ जाएगा -2, और सॉल्व दिस and you will get the answer k equal to 2/3. So finally this a will be your answer. बहुत आसान था बेटे, एक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर एक्स वाई फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और वो कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन के अंदर पुट कर देना है, क्योंकि वो इसमें लाई करता है, उससे k की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप इट इज क्लियर बेटा, नाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 इन द फिगर गिवन बिलो। लेट्स से चेक इट आउट, व्हाट इज द फिगर। ओह नाइस। तो दिस फिगर में क्या है बेटा, आपको शेडेड पार्ट्स का एरिया निकालना है। देखो बेटा, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो मैं वैसे तो आप इसको गोलमाल करके थोड़ा लंबा समझने के लिए मैं समझा सकता हूं, लेकिन इतना लंबा करना नहीं है, मेरे पास बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे ये मैं जरूर समझा देता हूं, ताकि सभी को क्लियर हो कि हम कितनी जल्दी इसको निकाल देते हैं। देखो बेटा, यहां पर होगा क्या कि जब आपको कहा गया है कि शेडेड का एरिया निकालना है, तो अगर आप गौर से देखें बेटे, लुक एट दिस, शेडेड एरिया का क्या मतलब हुआ। देखो ये वाला एरिया, इस एरिया को क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेमी सर्कल, राइट। तो इसका एरिया निकालेंगे हम, ये तो हमें दिखाई दे रहा है HEF एक सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालना तो बड़ा आसान है, राइट, 2πr का हाफ हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो ये वाला एरिया निकालना है, यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं बच्चों, यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकलेगा। तो आप अगर गौर से देखें बेटा, यहां पर HD और C एंड F है, ये जो रेक्टेंगल है, राइट। अब इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, दो क्वाड्रेंट हैं जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। अगर क्वाड्रेंट को माइनस कर दूं, दोनों क्वाड्रेंट को इस रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया जाए, HDE और CF में से, तो क्या मिलने वाला है बेटा, ये शेडेड एरिया मिलने वाला है, राइट। तो मैंने वही किया बेटे, HDF और CF को मैंने यहां पे प्लस कर दिया है, और इसमें से माइनस क्या करना होगा, दोनों क्वाड्रेंट, ये देखो दोनों क्वाड्रेंट, ये वाला और ये वाला, दोनों को यहां प्लस करके माइनस कर देना है। तो फाइनली होगा क्या बेटा, अब यहां पे देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है बेटा। तो जब आप इस क्वाड्रेंट HDG और दोनों क्वाड्रेंट को जोड़ेंगे तो क्या निकलता है बेटा, दोनों एक सेमी सर्कल ही तो बनेगा, है ना। और ये सेमी सर्कल जो है ऊपर वाले सेमी सर्कल से सेम होगा। तो क्या क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट की जगह मैं सेमी सर्कल लिख सकता हूं, बिल्कुल मैंने वहां पे लिख दिया है बेटा। तो सेमी सर्कल वहां पर आ गया है। अब आप देखें बेटा, क्यों, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। चलिए इसके अंदर क्या है, एक फिगर दिया है ABCD, ओके, और इसके अलावा क्या है चेक कर लेते हैं भाई, राइट, ओके, शेडेड फिगर का है, राइट। तो एक शेडेड फिगर का एरिया निकालना है बेटा। तो ये ABCD आपको एक स्क्वायर दिया गया है, क्लियर, उसकी डायमेंशन है, साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो शेडेड एरिया में हमें जो ग्रे कलर का ऊपर वाला सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा कवर है, ग्रे है, तो इसका सेमी सर्कल का ही एरिया होगा बेटा। तो अगर आपको सेमी सर्कल एरिया निकालना तो आपको आता ही है बेटे πr, यानी कि 2πr पूरे का होता है, हाफ का हो जाएगा πr। चलिए वो भी कोई बात नहीं थी, पर यहां पर मैं एक एक करके निकालने के बजाय मैं समझाऊंगा कि पूरा एक्चुअली जो एरिया है ना, जो शेडेड फिगर निकल रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक रेक्टेंगल के एरिया में, जस्ट हाफ ऑफ स्क्वायर इसमें कवर हो। कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूं, बाकी फिर आप इजीली कर सकते हैं। देखिए बेटा, यह शेड एरिया, यानी कि ये तो सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालना कोई इशू नहीं है, मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो नीचे का जो पोर्शन है, इसका जो हमें एरिया निकालना है बेटा, यहां के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। कैसे भाई, देखो
दो क्वाड्रेंट वाइट दिए हुए इनको माइनस करना है। अब दोनों क्वाड्रेंट को किस में से माइनस करना होगा? नीचे वाले रेक्टेंगल से, एच डी और सी एफ में से ही, इन्हीं में से तो माइनस करना होगा ना। तो ये रेक्टेंगल हाफ है, राइट। इसमें से इन दोनों क्वाड्रेंट को अगर प्लस कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है? सेमी सर्कल। और ये सेमी सर्कल का नाम मैं सपोज कर देता हूं, ये एच डी जी वाले क्वाड्रेंट प्लस एफ सी जी ये क्वाड्रेंट, इन दोनों का अगर जोड़ा जाता है तो क्या निकलेगा बेटा? देखो, एक सेमी सर्कल एच ई एफ, नीचे वाला सेमी सर्कल ही बनेगा। यानी कि क्या हुआ? रेक्टेंगल में से, नीचे वाले रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल माइनस हुआ तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला ग्रे जितना दिखाई दे रहा है इतने का एरिया, ठीक है। अब इसमें ये वाला प्लस करना है मेरे को, ये भी सेमी सर्कल है। तो आपको ये नहीं दिख रहा है बेटा? देखो, सेमी सर्कल ऊपर वाला और ये सेमी सर्कल नीचे वाला, और दोनों सेमी सर्कल तो इक्वल हैं, सेम है। तो क्या होगा बेटे? ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? यही है जादू, रेक्टेंगल एच डी सी एफ, यानी कि स्क्वायर का हाफ। या तो आप स्क्वायर का एरिया निकाल के हाफ कर दीजिए, या इस पार्टिकुलर किस दोनों में से एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। वो आपको पता ही है, क्योंकि ये लेंथ इसकी साइड जो है वो आपकी 14 है, तो हाफ करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है, 14 इंटू 7। क्लियर बच्चों? ये आपका एरिया है एक्चुअली 98। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें कि किसका एरिया किस में से माइनस करके निकलता है, तो जब आप इसको इस तरह से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे दो सेमी सर्कल निकल गए, वो माइनस ही हो गए, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। यानी रेक्टेंगल कौन सा, नीचे या वो दोनों सेम है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं स्क्वायर का हाफ कर दीजिए, वो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ये सीखना जरूरी है बेटा, क्वेश्चन तो बहुत ही एंगल से किए जा सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको बड़ा ही अच्छा सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन, कि आपको 1 2 3 4 5 रिंग्स दिए गए हैं। रिंग्स कुछ नहीं है बेटा, एक सर्कल है, राइट। और इसके बीच सर्कल के जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं सबका, चलिए सारे सर्कल का रेडियस भी आपको दिया हुआ है, डायमीटर आई थिंक दिया हुआ है, रेडियस, हाँ 1 सेंटीमीटर रेडियस इज गिवन। तो इसका जो रेडियस सबके कॉमन हो गए 1 सेंटीमीटर के, ये भी समझ में आता है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है, यहां पर गौर से देखें बेटा, ये ए बी, यानी कि ये वाला इस हिस्सा, मैं इसको अगर थोड़ा सा बना के आपको दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा। ये देखिए, तो ये वाला एरिया जो है ना, ए बी और ये पूरा, ये एक छोटा सा सेगमेंट है, इसका एरिया निकालने के लिए आपसे कहा गया। अब क्योंकि ये और ये और ये और ये सारे डॉट डॉट एक जगह से फैले हुए हैं, तो इन्हें सबका एरिया निकालना होगा। तो सारे तो सेम है, तो हम एक का निकालते हैं, उसको उस हिसाब से जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो अगर मैं इस ए बी पार्ट को देखता हूं तो इसका एक सर्कल लेने के बाद मुझे इस हिस्से का एरिया मिलेगा, राइट। तो ये जो ए बी के नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये दरअसल ये वाला हिस्सा है। इसका एरिया निकालने का मतलब है इतने हिस्से का निकलेगा, आधे पार्ट का निकलेगा, और ये सेम है तो ये डबल हो जाएगा। या तो एक को निकाल के, 1 और 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बनते हैं। तो एक को आप निकालिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया टोटल सेगमेंट का एरिया। तो यही करना है। अब बारी आए कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है बेटा। तो सेगमेंट का एरिया निकालना भी हमें आता है बेटा। कैसे आता है? ये जो पूरा सेक्टर है, ये सेक्टर गौर से देखना है बेटा। सेक्टर किसे कहते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर दरअसल सेक्टर से हमारा मतलब होता है, जब कोई एक सर्कल है, इसका कोई सेंटर होगा बेटा। अगर इसका सेंटर है इस तरह से, तो अगर मैंने इसको यहां इस लाइन को नहीं मिलाया, तो अगर मैं इस पूरे सेगमेंट का यानी कि इस हिस्से का पूरा निकालता हूं एरिया, तो ये मेरा सेक्टर का एरिया कहलाता है। मगर इसमें से मैंने सिर्फ इतने का ही निकाला, तो ये मेरा सेगमेंट का एरिया कहलाता है। तो अब यही सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। तो क्या करना होगा बेटे? तो इस पूरे में से, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां और ये पूरा अगर मैं निकालता हूं तो वो मेरा सेक्टर का एरिया होता है। तो इस पूरे में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस क्यों ना कर दिया जाए भाई, राइट। ये माइनस कर दिया जाए तो ये मेरे को सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये क्लियर है बच्चों, राइट।
अब हमें करना है फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसान है बेटे। चलिए फॉर्मूला लगाया जाता है। देखिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एरिया सेक्टर का मतलब हो गया पूरा। देखो अगर पूरे सर्कल का एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं बेटा। जब भी किसी इतने हिस्से का निकालना होता है तो जो इसके बीच का एंगल बनेगा उस एंगल को हम थीटा सपोज करते हैं, तो थीटा अपॉन 360 लिख दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, राइट। फिर मैं समझाता हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहां पर आपको कहा गया ये इसका जो रेडियस है 1 है, तो ये भी 1 होगा। और ये जो इसका कोड है, ये यहां से यहां तक का जो कोड है, इसकी लेंथ भी आपको 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल। और एंगल्स इक्वल का मतलब सम उसका 180 होता है, तो 60 होगा ही। इसलिए मैंने यहां पर एंगल ले लिया है 60। तो ये वाला एंगल निकलेगा बेटा 60। तो 60 अपॉन 360, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये सेक्टर का एरिया मिलेगा। दिस सेक्टर पूरा यहां से यहां तक का पूरा निकलेगा, लेकिन माइनस करना है मेरे को किसका, ट्राइंगल का एरिया। देखो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ट्राइंगल हमारे पास यहां पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को हम कैसे निकालते हैं बेटा, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, √3a² अपॉन 4। ए क्या है, इसकी साइड, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1। तो इसमें बचा क्या है बेटा, नथिंग। यू कैन डू इट नाउ वेरी इजीली बेटे। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब चाहो इसको, ये स्क्वायर है एक्चुअली, ये 2 इज अ स्क्वायर and this is also square. Now simplify it, 60 से 60 कैंसिल, तो अपॉन 6 नीचे आ जाएगा बेटा। और ये यहाँ पर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आंसर इनटू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, रिंग्स बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन को तभी दूर किया जा सकता है, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। जब सर्कल आ रहा है तो पर्टिकुलर एरिया का निकालना है, तो या तो सेक्टर होगा या सेगमेंट का एरिया होगा। तो बस वही मैंने किया, क्योंकि यहां पे सेगमेंट कितने बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे टोटल। 1 2 3 4 है, उसको जस्ट डबल कर देते तो 8 आ जाएगा। क्लियर बेटा, यस, वेल डन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, कि इफ 2.5 आर द जीरोस ऑफ px² प्लस f 5x प्लस r। ये ओके, ये तो एक इक्वेशन यहाँ आपको दी गई है बेटा। देखो ये इक्वेशन आपको दी गई है, और आपसे कहा गया कि इस इक्वेशंस के जो दो रूट्स हैं, यानी ये दो जीरोस हैं या वैल्यूज हैं, वो 2.5 है। अगर ये इसके रूट्स हैं या इसके जीरोस हैं तो क्या होना चाहिए बेटा, हम जानते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों के जीरोस जो है इसको सेटिस्फाई करनी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन के अंदर p और r भी आ गए हैं, एक भी नहीं बेटे, दो दो टर्म्स आ गए हैं, तो दोनों में से p एंड r जो वेरिएबल्स है इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारे पास एक ट्रिक है बेटा, क्या, जब भी रूट्स आपको जीरोस आपको दिए हो तो आप क्या यूज करेंगे, और इक्वेशन भी आपको दी हो, याद रखना बेटा, इक्वेशन दी हो और जीरोस दिए हो तो आपको यूज करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला आप जानते ही है बेटे, क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस का माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सी अपॉन ए। बस अब आपने b और a की वैल्यू पुट कर देनी। b आपको दिखाई दे रहा है बेटे, जो x का कोफिशिएंट है, a जो x² का कोफिशिएंट है, वो यहाँ पे सिंपली लिख देना है, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर ये b और a की वैल्यू तो हमने लिख दी, लेकिन जीरोस का सम क्या होता है, यानी कि 2.5, ये तो जीरोस है, इन दोनों को सम भी यहाँ पे लेना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से निकल के सामने आ जाता है बेटे। तो सिंप्लीफाई करना तो सिंपल है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअली हमने क्या और क्यों यूज किए हैं, कौन सी ट्रिक हमने लगाई है, कौन से फॉर्मूले हमें क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता ही होगा। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन भी हुआ फिनिश। तो आंसर आप देख सकते हैं बेटा, हमारा आंसर मिल रहा है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, 39 नंबर। 39 में क्या है, इस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन, राइट, ओके। सो व्हाट, एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। ओके, पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है।
ओके, और इसमें हमें दिया है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो आपका 100 है। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 पाई आर, वो 2 पाई आर का में आपको आर निकल सकता है। देखो जब सर्कमफ्रेंस दिया है तो हम आर निकाल सकते हैं, तो सिंपली पहले हम आर ही निकाल लेते हैं ना भाई। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, सब नीचे चला जाएगा, तो 50/2 पाई। अभी हम इसको एज इट इज रख देते हैं। रीजन क्या है कि हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। अब ये स्क्वायर की साइड इसे ए सपोज कर ले तो ऑब्वियसली ये भी ए होगा। अब ये 90 डिग्री होता तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या मिलेगा बेटे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा, और ए स्क्वायर को जब आप √2 करते हैं तो क्या मिलने वाला है, ये √2 ये रूट कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा लेट द स्क्वायर ऑफ साइड। मैंने सपोज ए करके दिखाया आपको, तो अब आपको डायगोनल की वैल्यू क्या मिल गई बेटे, √2 और ए, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ए यानी कि ये जो आपको ये डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर यानी कि आर इसका डबल होगा ना, राइट। तो ये और दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि दिस जो डायगोनल है ये ही एक्चुअली डायमीटर है, तो मैं दोनों को इक्वलाइज कर देता हूं। तो बी डी इज इक्वल डायमीटर, उसका डबल हो जाएगा 2r। तो ये मैंने डायमीटर यहां पे लिख दिया है, और ये मैंने आर का यहां पर डबल कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अब आपका आंसर ए मींस ए यहां पे निकल जाएगा, √2 को मैं नीचे लिख दिया है। अब √2 को आप सिंप्लीफाई अगर करते हैं, जैसे कि आंसर मैच करने के लिए, तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन किया जाता है बेटा, बिकॉज रूट में कोई भी टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होती, नहीं रखने की हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं रैशनलाइजेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये आपका आंसर तैयार। तो आंसर विल बी 50√2 पाई। वेयर इज 50√2 पाई, यस आई थिंक दिस वन। चलिए 39 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब हम 40th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं बेटा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ये तो पूरा एग्जाम्पल है बेटा। इस सिंपली इस इक्वेशन को पर जल्दी से लिख लिया जाए बच्चों, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 3 आपको बेस है यहाँ पर, तो इसको भी कुछ 3 में ही ब्रेक किया जाएगा, और वैसे भी आप जानते हैं इसका फैक्टराइजेशन 3 में ही होता है। तो हमने 3 ब्रेक में कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर 243 ये भी 3 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 5 टाइम्स आ रहा है तो ये भी 5 टाइम्स है। ये आपको सिंपली आता है बेटा, राइट। अब दोनों के बेस सेम हो जाते हैं तो आप इक्वलाइज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली यू विल गेट x + y = 5। यहां से भी इक्वेशन आपको मिल गई है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल। आप ऐसे कह सकते हैं 5x - 5 = 1 होना चाहिए था, आई थिंक 3 यस दिस इज 1, 5x and 1, I think yes this is something missing, okay you can write here 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। चलिए अब हमें क्या करना है, ये मैंने क्यों लिखा है बेटा, तो गौर से देखो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन बनने वाली, जैसे कि आपने यहाँ पे देखी, इससे मुझे एक इक्वेशन मिली वो ये, राइट, और इससे मेरे को दूसरी इक्वेशन मिली ये दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। आपसे पूछा क्या गया है, इन दोनों इक्वेशन से आपके सॉल्यूशन कितने निकलने वाले। अब आप जानते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये अगर लगाते हैं, अगर इस तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ये होता है क्या, नहीं, कॉन्साइड हो जाता है, दैट कॉन्साइड में क्या होता है, इंडेफिनिट, राइट। चलिए अब उसी तरह से अगर वो सपोज किया जाए ये a1 और b1 अगर इक्वल नहीं आते हैं, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट मींस वन सॉल्यूशन, राइट। तो यही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 यानी कि 1/5 1/5 1/5 1, ये इस तरह से इस इक्वेशन को ले लिया जाएगा। चलिए तो हम गौर से देखते हैं बेटे, अब a1 और a2 वैल्यू और b1 और b2 हमने इतना ही निकाला, इन दोनों में हमें साफ दिखाई दे रहा है दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें C1 पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि a1/a2 is not equal to b1/b2, which means it has a unique solution, that means one solution होगा। तो आंसर आपका आ गया वन सॉल्यूशन। रिमेंबर अगर ये इक्वलाइज हो जाता, इक्वल आ जाते, तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 45, ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है बेटे, इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। और इसके पीछे एक फिगर्स को पहले कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्विमर है, जो भी एक डाइवर है, जो भी वो एक यहां से जंप करता है, लेकिन उसकी पोजीशन को समझ लेना जरूरी है बेटे। अब पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा जंप करता हूं कि वो स्विमर जो है यहां पर टॉप इस पोजीशन में बैठा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको समझाने की यहां कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, वो यहां पर बैठी हुई है, यहां से उसने स्विमिंग पूल में जंप करना है। तो ये जो इसकी ऊपर है, वो हाइट कितनी होनी चाहिए, वो यहां से जमीन से ग्राउंड से देखेंगे आप, तो वो आपको हाइट उसने यहां पे देखिए 48। तो जब वो यहां स्विमर टॉप पर होगा तो उसकी लेवल ग्राउंड से हाइट उसकी 48 होगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इस स्टेज में है तो वहां पर बैठी हुई है, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, तो ये उसका रेस्टिंग मूवमेंट है, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब इक्वेशन आपको यहां अलग से एक ऐसी दी है कि सपोज जो उसकी हाइट है, हाइट में जहां पर वो हाइट में है, उससे एक फंक्शन, एक इक्वेशन बनकर निकल के सामने आती है, एस टी इक्वल टू -16t² प्लस 8t प्लस के। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपने माइंड में आपको क्या रखना है कि एक इक्वेशन होगा, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, एस टी हो, पी टी हो, आर टी हो, टाइम की बात कर रहा है, टी से एक टाइम है, एक्स को वेरिएबल हो सकता है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सपोज करना है ये एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, दैट्स इट। इसको आपने गौर से देखना है, राइट। अब इस इक्वेशन को आपने रखने के बाद इसमें से के की वैल्यू कैसे निकालें, मेन मुद्दा ये है बेटे। तो के की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, देखो अगर आप गौर से देखो बेटा, अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या होना चाहिए, टी पता होना चाहिए, राइट। और ये पूरा एच टी मुझे पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है दोनों, तो मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब के की वैल्यू निकालने के लिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी हाइट है, तो ये टोटल हाइट ही एच टी इक्वल टू 48 कहलाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, जब वो यहां पर होगा तो रेस्ट में है, तो यहां से वो कुछ चल ही नहीं, नीचे जंप करता है तो उसे कुछ टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। जब वो हाइट पर, टॉप पर होता है तो वो हिलता ही नहीं है, दैट मीन्स उसका टाइम नहीं लग रहा है, वो जीरो है। बस ये दो चीज आपको ध्यान देनी है। टाइम जीरो होगा कब, जब वो हाइट पर होगा, यानी कि जब वो हाइट पर है तो वो चल नहीं रहा है तो टाइम जीरो होगा। ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, बस वही मैं करने जा रहा हूं बेटा। अब मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं एस टी की जगह 48 रखूंगा, टी की जगह 0 वैल्यू पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मुझे के निकल के मिलेगा 48, जो आपका ये आंसर यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आगे बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आगे फिर मिलते जाएंगे आपको। अब इसमें पूछा गया व्हाट टाइम will be if she touches the water in pool। इसका मतलब पहले फिगर आउट कर लेते हैं भाई, फिगर्स को लेकर के आते हैं। देखो फिगर में क्या बोला गया है, जब वो यहां से जंप करती है, अब वो नीचे आ जाएगी तो डेफिनेटली वो टाइम लगेगा, वही टाइम आपको निकालना है। वो टाइम कितना लगेगा, टी निकालना है, राइट। अब देखो, जब वो जंप उसने कर लिया, ग्राउंड में आ गई है, जैसे ग्राउंड में आई, हाइट कितनी होनी चाहिए, 0। हाइट तो रही नहीं ना, ग्राउंड में टच करने के बाद हाइट रही नहीं है, दैट मीन्स एच टी इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन फिर पकड़नी है आपने, इसमें एच टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, टी हमें निकालना है, कि हम निकाल चुके हैं, राइट। दोनों को यहां रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद अब ये 0 आ गया है, यहाँ आपके पास के की वैल्यू आपकी 48 निकाल चुके हैं, जस्ट टी निकालना है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना हमें आता ही होगा आई होप। फिर भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। ट्राई टू डू फास्ट एज पॉसिबल बेटा। दोनों क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर टी की 2 वैल्यू निकल कर आ गई, क्योंकि ये नेगेटिव है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारी सिर्फ टी इक्वल टू 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया है रीता's height above the water level is given by the another polynomial this। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पॉलिनोमियल इक्वेशंस को बदल दिया है बेटे, पीटी फॉर्म में बोल रहा है। एसटी को हम क्या रखेंगे, अब पीटी की फॉर्म में लिख लेंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है, लिख लेते हैं। ये लीजिए, मैं डाल देता हूं यहां पर। अब मेरे को कहा गया है
पीटी के फॉर्म में निकालना है। ओके ओके, जीरोस भी दिए गए, दैट मीन्स देखो जब जीरोस भी दिए जा रहे हैं तो हमें इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी। देखो अगर एक पीटी का मतलब सिर्फ एक नाम है, कोई लेकिन उससे बनने वाली इक्वेशन जो होगी वो टी फॉर्म में होगी, टी वेरिएबल्स होगा, वो हमें निकालनी है। दैट मीन्स हमें जीरोस भी तो पता होने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जीरो दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनती है, उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, छूट गया है बेटा, तो माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, इसमें अगर कुछ के कोएफिशिएंट कॉमन भी आ सकता है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। ये जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। इसके अंदर अब आपको दोनों रूट्स जीरोस दिए गए, तो -1 और 2 इन दोनों का मैं सम करता हूं, -1 और +2 यहाँ पे लिख दिया है, और -1 और 2 का यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूं। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इंटू कर देंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अब आपको यहाँ इक्वेशन मिल जाएगी, तो जो आपको यहाँ इक्वेशन मिली ये आपको टी फॉर्म में निकल के आ जाती है। अब एक 90% काम तो हो चुका है बेटा कि हमें एक इक्वेशन मिल गई, बस अब फर्क क्या है, क्या टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 क्या हमारा ऑप्शंस मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। गौर से देखो, टी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस टी है लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ पे वैसे 2 भी है, ये भी नहीं मिल रहा। चलो ये देखते हैं, तो ये कुछ हद तक मिल रहा है, लेकिन माइनस प्लस गड़बड़ा रहा है, क्योंकि दोनों माइनस है यहाँ पे, देखो दोनों, ये दोनों माइनस प्लस है, तो ये बहुत ज्यादा मिसमैचिंग है। एक वजह उसकी ये आपके दिमाग में हमेशा घूमनी चाहिए बेटा, क्या, ये जो के है एक अलग से वैल्यूज निकल करके आएगी। तो गौर से देखो, हमें लास्ट के दो जो टर्म्स है, कांस्टेंट वाला और ये टी टर्म्स, इन दोनों में देखो बेटा दोनों माइनस हैं, तो यहाँ दोनों माइनस देखो कोई है इसमें, नहीं है बेटा, एक माइनस और प्लस, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये प्लस और माइनस है तो ये भी नहीं होने वाला, ये माइनस और प्लस है तो ये भी नहीं होने वाला, और यहाँ पे देखो बेटा दोनों प्लस हैं और ये माइनस का है, अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस इसमें से तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। तो बेटे ये आपका आंसर है। अब कैसे आया उसको जानना चाहते हो तो सॉल्व कर देते हैं भाई, चलिए। अब t इक्वल टू 0 क्यों लिया, फिर वही इक्वेशन पीटी हमारी हाइट है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k के लिए तो वही होता है ना, क्या, हाइट मैक्सिमम और टाइम 0, इन दोनों को यहाँ पुट कर दिया जाएगा और सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो आप यहाँ t को 0 करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस रह गया, अब k की वैल्यू यहाँ निकल गई -24। अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू को -24 भरो, उसके बाद आपको d ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ ये आपका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। The polynomial QT, the sum of zeros 1 and the product is this। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले आपको जीरोस दिए हुए थे, यहाँ पे बोला गया है उनके सम, जीरोस नहीं दिए गए, जीरोस के सम, आपने वही फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, देखो बेटा, और सम ऑफ जीरोस की जगह इन दोनों को प्लस माइनस मत कर देना है बेटा, ये ऑलरेडी सम है, ये 1 इज योर एस सम, इस पूरे की जगह 1 लिखना है, और प्रोडक्ट यानी कि -6 इसकी जगह -1 लिख देना है। सिंप्लीफाई करो, सेम क्वेश्चन, बस प्लस माइनस मत कर रहा है बेटे, दिस इज अदरवाइज दिस विल बी ग्रेट मिस्टेक। सो आप मैंने 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, अब मेरे को आंसर मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही 90% इज डन। 10% में क्या है, ये के जो है ना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई जैसे अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल t इज इक्वल टू 0, हाइट इज मैक्सिमम विच इज 48, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम निकाल भी चुके हैं, राइट। इन दोनों को यहाँ वैल्यू को सिंप्लीफाई किया जाएगा, t की जगह मैं 0 रख रहा हूं बेटा, t को जैसे मैंने 0 करा, या -6 है इस बार क्या होने जा रहा है बेटा, k की वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है, क्यों आ रही है, यहाँ पे देखो -6 अलग इक्वेशन बनती है ना, इस वजह से, तो इसमें k की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाएगा और आपका आंसर तैयार, बिल्कुल फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कोई इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल मींस इक्वेशन ही है बेटे, अब ये इक्वेशन आपको दी हुई है ऑलरेडी, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि इसकी जो जीरोस हैं वो कैसे हैं भाई, नेगेटिव टू ईच अदर, यानी कि अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस बीटा है, एक अगर ए है तो दूसरा माइनस ए भी कह सकते हैं, नेगेटिव बोला है, इक्वल नहीं बोला है बेटे, राइट।
कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था इक्वल एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर इसलिए एक अल्फा लेते हैं तो दूसरा बीटा होगा, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव का, चाहे अल्फा माइनस माने, बस वो इक्वेशन यहाँ पे रखने और सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है। चलिए इक्वेशन आपको दी है, दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव अल्फा बीटा रूट्स, इसमें से एक नेगेटिव लेना है तो हम ले लेते हैं भाई अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, इसको इस तरफ सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, माइनस बीटा को इधर लेकर के आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप दैट अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है बेटे, माइनस बी ए। तो क्योंकि माइनस बी ए है, देखो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, ये लिख देता हूं मैं, चलिए यहां देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा मैंने, बी और ए, बी की वैल्यू कहां से निकलेगी बेटे, के माइनस 3, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए क्या है बेटा, माइनस 12, नीचे लिख दिया, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और ये हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 0 दिया हुआ है, राइट। अब इसको यहाँ पे 0 पुट कर दिया जाएगा, इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको क्रॉस मल्टी, इसकी जगह 0 लिख दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, के माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 3। हो गया सवाल। चलिए ऑप्शन भी आपके निकल गए हैं ए। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाता है बेटा यहाँ पर। अब केस स्टडी नंबर 2 है। देखो इस पिक्चर के अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट्स का खेल है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मैं आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन लेने की, अगर आप सीधा फिगर देखेंगे तो आपको बड़ी तसल्ली से चीज समझ में आने लगेगी। तो कई बार क्या होता है, फिगर आपको पढ़नी पड़ जाती है या डाटा आपको पढ़ना पड़ जाता है। अगर आप गौर से पहले फिगर देखते हैं, उसके बाद डाटा डिटेल्स को पढ़ते हैं ना, तो आपको बड़ी जल्दी से उसको गो थ्रू होना पड़ेगा, टाइम भी बचाना है अगर कंपटीशन के हिसाब से भी। तो आप देखते हैं, सीधा जंप करते हैं फिगर्स पर, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, डॉट डॉट डॉट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं बेटे ए बी सी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉइंट्स, उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालनी है से, तो 1 2 3 एक्स ई हो जाएगा, ऊपर जा रहा है 1, तो कोऑर्डिनेट निकालना तो कोई बच्चों ऐसा गेम है। अब करना क्या है बेटा, सवाल पे चलते हैं। तो 46 सवाल क्या पूछता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ई एच जे, यानी ई कहां पर है, ई ये है, और एच एंड एच कहां पर है भाई, ये, और जी जे, और जे आपका है यहाँ ये रहा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई बनाऊं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ मैचिंग करके दिखाता हूँ बेटा। ये तो कलर मैच नहीं करेगा, मुझे दूसरा कलर लेना होगा, रेड ले लेते हैं। चलिए, तो आपसे ई एच और जे कहा गया है, तो ई यानी कि ये इसको मिला दूंगा मैं एच, और ये रहा आपका जे, यानी इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे। तो अब इन दोनों तीनों को पॉइंट्स को मैंने ऐसे मिला दिया, तो अब आपको क्या बन जाएगा बेटे, क्या बनना चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए ना, राइट। अब ये ट्राइंगल बन गया, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंटर का मतलब, सेंट्रॉइड का मतलब बेटा यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, किसी भी ट्राइंगल का अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो उसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला क्या कहता है, तीनों कोऑर्डिनेट होंगे ना यहाँ पर, एक्स 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 वाई वाई वाई, ऐसे तीनों का सम कर दो, प्लस 3 डिवाइड 3 से डिवाइड कर देना है, सेंट्रॉइड आ जाएगा। चलिए देखते हैं फार्मूला। देखिए सेंटर, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके मैंने लिख दिए बेटा, ई एच और जे के तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए गए। अब सेंट्रॉइड का फार्मूला लिख रहा हूं, कुछ नहीं किया बेटा, तीनों का सम करना है, एक्स का सम अपॉन 3, वाई का सम अपॉन 3, तो तीनों की वैल्यू डाल दो बेटा। ये 2 ये रहा, -2 ये रहा, -2 ये रहा, दोनों की वैल्यू डाल दी। ऐसी वाई के लिए 1 and 4 and -2, ये यहाँ पे डाल दी मैंने बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके कोऑर्डिनेट्स हाजिर, सिंपल। चलिए अब ये क्वेश्चन 2/3 ऑप्शन कहाँ है भाई, वो ढूंढ लेना बेटा, अगर मेरे से ऑप्शन हो सकता है जल्दी जल्दी में मिस हो जाए, तो आंसर हमने कर दिया, एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, दैट इज द मेन पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को लेते हैं। 47 में कहा गया है, इफ अ प्लेयर, ओके, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए जी। चलो पहले तो आप ले लेते हैं, उसके बाद फिगर भी एक्चुअली मुझे देना चाहिए था यहाँ पर, ये थोड़ा सा बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटे, बहुत सिंपल मैं समझा देता हूँ। ए और जी कहाँ है, ये रहे ए, और जी भाई साहब कहाँ है आप, ये रहे जी। ये दोनों भाई साहब को मैं मिला देता हूं कुछ ऐसे, दोनों एजी को मिला दिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ये रहे 3 6, ये तो आप निकाल लोगे ना, ये मैंने पिछले उसमें भी नहीं बताया था बेटा। देखो कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है, यहाँ ए के कोऑर्डिनेट निकालने तो कितना होगा बेटा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से क्या 3 हो गया ना, और ऊपर जा रहा है तो 1 2 3 4 5,
तो 1 5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। आई होप ये कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। इसी तरह से जी के कोऑर्डिनेट भी निकल गए। अब आपसे क्या कहा गया है कि एक प्लेयर जो पी है वो कहां पर है, वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे ऐसे है, यहां पर कहीं बीच में, ठीक उसके बीच में, दैट मीन्स मिड पॉइंट, उसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और हमें क्या मालूम है बेटे, जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं उसका फार्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि दोनों x की वैल्यू, दोनों को x को कोऑर्डिनेट को जो निकाला जाएगा, मैं चलो जी का रख देता हूं, यहां से आगे कितना है बेटे, जी का 1 और नीचे आ रहा है तो ये -3 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, x और x दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा और दोनों 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे y 5 और -3 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बेटा, आपका आंसर आ गया। तो x इक्वल टू 2, यानी कि ये आंसर आपका हो गया। -3 नहीं, सॉरी, ये आपका माइनस आ रहा है, ये नहीं होगा, ये आप दूसरा ऑप्शन निकल आएगा। चलिए ये भी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसके अंदर क्या है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई। अच्छा ओके, पहले हम फिगर बनाते हैं बेटा, फिर सॉल्यूशन। एक पिक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है, सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। चलिए मैं आपको पिक्चर पे ले चलता हूँ बेटा। देखो अब आपसे कहा गया आई और ई कहाँ है बेटा, ये ई ये रहा आपका और आई ये रहा, तो इन दोनों को मिला लिया जाता है। चलिए मैं इसको मिला लेता हूँ। अब कहता है कि एक पॉइंट है, कहां पर है, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर नहीं है बेटा, ये जो पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है। तो यहां पर एक पॉइंट है कहीं पर, अगर यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो इधर होगा, सपोज मैं इधर मान लेता हूं, तो यहां पर कोई पॉइंट होगा लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी बात, एक कंडीशन आपको दी है कि ये जो पॉइंट यहां पर कहीं पर है, यहां पर ही मान के चलता हूं, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या है, इससे भी और इससे भी, दोनों आई से और ई से इक्वल डिस्टेंस पे है। जब कोई पॉइंट कहीं पर भी होता है बेटे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लो यहां पर, अगर ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है और इधर से भी यहाँ, ये दोनों इक्वल हैं लाइक दिस, तो उसमें क्या होता है, इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, दोनों को इक्वलाइज कर देना है। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला है बेटा। तो मैंने वही यूज यहाँ पे किया है। दैट मीन्स p एंड i, अगर p कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को मैंने p मान लिया है, और यहाँ पे चाहे आप i और दूसरा जो भी है आपका e वो मान लेना है। तो आपने पी आई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, राइट, और x के साथ स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों काम यहाँ पे करना बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ आप कर लोगे, इसलिए मैं इसमें और लंबा नहीं ले पाऊंगा, तो मैं जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे आप, बी स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स निकल के आएगा हाफ, यानी कि x अगर हाफ है तो अब मुझे बताइए y कितना होगा। y तो 0 होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही, ये पॉइंट कहां पर है, x पे है, तो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो y तो इसमें 0 ही होना चाहिए। इसलिए आंसर आपका ये, यानी कि हाफ एंड 0, दिस इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ ए प्लेयर q सच दैट his distance from k is twice his distance from E and K Q Q, oh कॉलिनियर है। चलिए K Q and E ये कुछ इस तरह से है बेटा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और यहां पर कहीं पर एक तीसरा पॉइंट है, तीनों कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, ये कंडीशन भी मस्ट दी गई है। चलिए और एक, और इसके अलावा क्या बोला गया है, तीनों पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूं। इसमें के पॉइंट आपको दिया गया है और आपको ई। अब ये आप ग्राफ से निकाल लेंगे, ग्राफ में आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो के और ये तो निकल जाएंगे। अब क्यू के आपके कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, तो उसके लिए आपकी क्यू का आपको क्या करना है बेटा, गौर से देखो। अगर मुझे ये क्यू पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, अगर ये रेशो और ये रेशो मेरे को मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर k:1 वाले रेशियो फॉर्मूले का यूज करके इसे निकाल सकता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बेटे, 2m:m यहाँ पर रेशियो है। अब ये 2:1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्यों लिख दिया है, क्योंकि आपको शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि
क्यू प्लेट जो है, यानी कि ये जो क्यू है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम के से जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस डबल है किसका, इस वाले का डिस्टेंस। ये बोला गया था, ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, ऑब्वियसली ये x होगा तो ये 2x होगा, तो दोनों का रेशियो क्या हुआ, 1:2। दैट्स इट। m1 और m2 आपको दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाला है, दोनों पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो बाकी तो कुछ रह नहीं गया है। x1 m1 x2 प्लस m2 x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अब मैंने सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देनी है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है बेटा, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया जाएगा, राइट, और सिंप्लीफाई करने पर आंसर निकल गया आपके 0 और 1। ये सिंप्लीफिकेशन पर मैं जोर नहीं दे रहा हूं, आई होप वो आप कर लेंगे बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस पे चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b एंड c। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है बेटे, पहले x एक्सिस से इक्विडिस्टेंस था, अब y एक्सिस कर देना है, अब उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है ये आपका क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस वाला। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, अब मैं y कहां पे, y के ऊपर एक पॉइंट है और यहाँ कोई भी दो पॉइंट आपको दिए गए बेटा, इन दोनों का इक्विडिस्टेंस इससे दिया हुआ है, तो इस बार पॉइंट इसके क्या सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें x तो इधर उधर जा ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 0 और रह गया y कोऑर्डिनेट, ये हमें निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट है y एक्सिस के 0 और y, और इस वाले के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, यानी कि कौन से, बी और सी, वो आप बॉक्स के दिए हुए बॉक्स से आप निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू आपकी हो गई बी और सी, और हम यहाँ कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं वो 0 और y है, तो इसको 0 और y, इसको बी पी बी यानी इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्लियर बच्चों, इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा जैसे आपने वहां किया था, बिल्कुल वही, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दोनों लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर फाइनली y इक्वल टू 1। आंसर y1 है तो x तो 0 रहेगा, तो y1 कहाँ है बेटा, देखो गौर से देखो, y1 ये रहा, ये आपका y और x 0 भी होना चाहिए, दिस इज योर आंसर। तो फाइनली now we have completed our sample। आपका जो सीबीएसई का सैंपल था सेकंड पार्ट में भी हमने इसे कवर कर दिया है। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा, अच्छे तरह से समझ में आया होगा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं तेज हो सकता है तो स्लो कर लीजिएगा, स्लो है तो आप फास्ट कर लीजिएगा, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है बेटा कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, वो आप एमसीक्यू में कहीं पर भी अगर सब्जेक्टिवली भी आप करना चाहेंगे, जो आपको फाइनल टर्म में पॉसिबल है, तो वहां आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो उसे भी मैंने यहाँ पे रखा है, और उसको देख करके आप स्टेप बाय स्टेप समझने में आपको और आसानी होगी। तो इसे आप देखिएगा, बार बार समझिएगा और आप इसे एंजॉय कीजिएगा। और फिर हम और बहुत सारे एमसीक्यूज आप चैप्टर वाइज भी हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं बेटे, वो भी आपको टर्म 1 में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस इन कमिंग डेज, स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे चैप्टर वाइज हम लेकर के आएंगे इसी तरह से सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच for being with me. Thanks again and wish you all the best for your exam. Thanks.